द डैफोडिल स्कूल जब शुरू करना था 2018 में, तो हमारा जो मकसद है पूरी टीम का, मैनेजमेंट का, एजुकेशन देखिए हर एक स्कूल में बहुत अच्छी चल रही है, हर एक स्कूल अपना अच्छा प्रयास कर रहा है। जी। जो बच्चे हैं वो देखिए एप्पल आईफोन की तरह हैं। जी वो बड़े फास्ट हैं। अगर उन्हें नोकिया 1100 जैसा फोन मिलेगा, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंडसेट हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, एंथुसिज्म से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। टीचर को कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका जो ऑरा है नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद अपनी एक नई पहचान बना रहा है, एक अलग पहचान बना रहा है। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सीमित संसाधनों के बावजूद स्कूल ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, एक अलग पहचान बनाई है। इस स्कूल में आज हम पहुंचे हैं द डैफोडिल स्कूल। द डैफोडिल स्कूल में बच्चों को सपने देखने के साथ साथ सपनों को पूरा करने का भी जो एक नया ज्ञान दिया जाता है, नई शिक्षा दी जाती है। आज हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मेरे बड़े भाई रंजीत कंबोज मौजूद हैं। आज तमाम चर्चा करेंगे किस तरह जो ग्रामीण क्षेत्र में आकर उन्होंने ये इस स्कूल की शुरुआत की, इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाया, बच्चों के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो लगातार प्रयासरत हैं। आज तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिटी न्यूज़ में। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर आपकी पूरी टीम का हम दिल से स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय पर स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचते रहते हैं और स्कूल द्वारा जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को समाज के हर एक वर्ग तक, हर एक गली मोहल्ले तक पहुंचाने का जो एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, आपकी टीम की प्रशंसा की जाए, वो सच में ही वाकई में हम कहें बहुत आप एक नेक काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ, रंजीत सर, बात करें, नाम आता है द डैफोडिल स्कूल। द डैफोडिल स्कूल नाम ही बड़ा प्यारा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी सोच कैसे है? सुरेंद्र जी, द डैफोडिल स्कूल जब शुरू करना था 2018 में, तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये मेरे पिताजी चौधरी कृष्णलाल कंबोज जी और मेरे मामा जी हैं मोजदिन गांव के सरपंच चौधरी सुखदयाल कंबोज जी, इन दोनों का एक सपना था कि हम ग्रामीण अंचल में एक इस प्रकार के विद्यालय की स्थापना करें जो गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को जो उनके सपने हैं उन सपनों को पंख लगा सके। क्योंकि विद्यालय देखो सारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी स्कूल काम कर रहे हैं सभी स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी टीचर जब से भारत बना है तब से अपना योगदान दे रहे हैं, सारों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तो उसी क्रम में ही, उसी कड़ी में पिताजी का और मामा जी का एक सपना था कि ग्रामीण अंचल में एक ऐसा विद्यालय दिया जाए जो बच्चों के सपनों को पंख लगाए, जो आने वाले समय में जो जरूरत है उस जरूरत के अनुसार हम वो शिक्षा प्रदान कर पाए समाज के अंदर जिस शिक्षा की वास्तव में आवश्यकता है। तो 2018 में एक उनका सपना था। परमात्मा ने, बाबा भूमन शाह जी ने एक हमें बल दिया, ताकत दिया। इस विद्यालय की जो नींव है हमारे डेरा बाबा भूमन शाह शंकर सादा के जो गद्दी नशीन है पूजने बाबा ब्रह्मदास महाराज जी, उनके हाथों से इसकी नींव रखी गई, फिर उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से हुआ। तो ये संतों महात्माओं जो हमारे गुरु पीर फकीर हैं, ये उन्हीं की कृपा है कि जब हम 10 कमरों से जब ये विद्यालय शुरू किया, आज हम तकरीबन 40 कमरों तक पहुंच गए हैं और दिन ब दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और किस प्रकार से एक टीम ने बहुत बड़ा रूप लिया, परिवार ने बहुत बड़ा रूप लिया है, ये सारा उन साधु संतों की कृपा है। बिल्कुल। हाँ, कमर साहब, बात करें, आप शहर में रहते हुए आकर ग्रामीण इलाका चुना, ग्रामीण क्षेत्र जो चुना, इसके पीछे की क्या सोच थी और छाबड़ा चुनौतीपूर्ण रहा यहाँ? जी छाबड़ा जी, जैसे कि आपको पता है मेरा परिवार, जो एक मेरा बैकग्राउंड है वो राजनीतिक परिवार है जी। तो एक आम किसान परिवार से निकले हैं जी। जो दिखते हैं, जो परेशानियां हैं, जो परिवारों को समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम सारे आम किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो छोटे किसानों के घरों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो जब
हम शहरों में बड़े स्कूलों में भेजते हैं तो वो खर्चे मेंटेन नहीं हो पाते हैं। कोई जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गहने बेच के पढ़ा रहा है। चलो सबकी सिचुएशन सेम नहीं है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें परमात्मा की कृपा है, वो मतलब अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। तो हमारा जो एक विजन था, एजेंडा था कि हम एक आम परिवार, आम जो किसान परिवार है, मध्यम परिवार है, जो अपने मजदूर परिवार है, छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, या कोई छोटी गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है, तो उनके जो सपने हैं अपने बच्चों को लेके, जो भारत में, क्योंकि एक नए भारत का निर्माण हमारी आने वाली पीढ़ी से ही संपन्न हो सकता, पूरा हो सकता है। तो यही था कि हम उन परिवारों को वो शिक्षा दे पाए जो उनके सपने हैं, जो भारत की डिमांड है। जो आज देखो माइक्रोसॉफ्ट में जाकर, गूगल में जाके देखेंगे आप, मतलब 90% जो भारतीय है वहाँ काम कर रहे हैं। तो हर एक परिवार के जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सबका सपना है कि हमारे बच्चे अच्छे घरों में मतलब जन्म लिया है, मध्यम परिवारों में जन्म लिया, तो एक अच्छी शिक्षा लेके शिखर तक पहुंचे। तो उनके सपने पूरे करने के लिए हमने एवरेज बजट का स्कूल बनाने की कोशिश की। तो हर एक तरह की सुविधा देने की कोशिश की, जैसे मतलब फुली एसी कैंपस है, स्टाफ सारा बहुत वेल एडुकेटेड स्टाफ है, और हम जो हमारा फोकस है वो मतलब हर एक बच्चे तक, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट है तो 30 के 30 बच्चे, वो स्कूल में कोई रोल नंबर नहीं है, स्कूल की संख्या नहीं है बच्चों की, वो अपने परिवार की पीढ़ी है। तो हम ये समझ के जाते हैं कि जो हमारे पास बच्चा है वो परिवार की पीढ़ी है, वो भारत का एक स्वर्णिम भविष्य है। वो क्लास का रोल नंबर नहीं है, स्कूल का नंबर नहीं है, कि अगर 750 बच्चे हैं तो वो 750 नंबर नहीं है, वो अपने परिवार के लिए तो एक ही है ना। तो हमारा जो मकसद है पूरी टीम का, मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स में भी स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन रहती हैं कि आपने एक एक बच्चे की पेडागोजी पे काम करना है, क्रिटिकल थिंकर बनाना है, डीप थिंकर बनाना है। बिल्कुल कमल सर, जैसा आपने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गिनती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे सर रोल नंबर काउंट करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसी सोच सभी एडुकेटर्स की हो जाए तो शिक्षा जगत में एक नक्शा बदल जाए, एक नया रूप आ जाए। बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि किस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर शुरुआत की और किस तरह चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, क्या लगता है सबसे बड़ी परेशानी जो शुरुआत के समय में आपको क्या महसूस हुई? छाबड़ा जी, देखो हम कोई भी काम करते हैं उसमें सकारात्मक एंड नकारात्मक दोनों एस्पेक्ट रहते हैं, दोनों पहलू रहते हैं। तो जैसे हम इस क्षेत्र में आए, शिक्षक के क्षेत्र में, तो उससे पहले मैं खुद भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक नया क्षेत्र था जी। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो शुरुआत में जो दिक्कतें आई, जो मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं था, मेरी एजुकेशन अच्छी थी जी, बट मेरा बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि हमारे समाज में एक परसेप्शन है जी, कि आपके परिवार में कितने लोगों ने टीचिंग की हुई है, कितने लोगों का स्कूल रहा है, आप कितने सालों से स्कूल चला रहे हैं, तो उन चीजों का आपको सामना करना पड़ा। तो शुरुआत में उन चीजों ने मजबूत भी किया, हमने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि पेरेंट्स अपनी जगह पे बहुत सही हैं जी। और एक पिता का, एक माता का अपने बच्चे के लिए प्रश्न पूछना उनका हक भी बनता है। बिल्कुल। तो हमने उस पर काम किया, उसे हमने अपने लिए चुनौती माना और चुनौती स्वीकार करके हमने उस पर काम किया, मेहनत की। परमपिता परमात्मा ने भी हमें बल दिया, ताकत दिया, और हमने अपने आप को प्रूव किया। आज हम देखो, पहले साल हम 90 बच्चों से आज हम 750 बच्चों तक का सफर तय किया है। तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से, बाबा भूमन शाह जी की रहमत से, मेहनत की, और आज पेरेंट्स की सपोर्ट से, मैनेजमेंट की सपोर्ट से हमने यहाँ तक का सफर तय किया। बिल्कुल बिल्कुल। कमल साहब, क्या लगता है जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है, किस लेवल की होनी चाहिए, और क्या लगता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी बच्चों को जो स्कूल लेवल पर करवा देनी चाहिए? जी छाबड़ा जी, जैसे कि आपको पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सरकार लेके आई है, उसमें उनका जो विजन है गवर्नमेंट का, वो यही है कि जो पीछे इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, वो काफी पुरानी हो गई हैं। पीढ़ी का बदलाव आ गया है, तो पीढ़ी के बदलाव के अनुसार हमें एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव चाहिए। हमें टीचर्स की पेडागोजी में जो टीचिंग स्किल्स हैं उसमें भी चेंज चाहिए, क्योंकि बच्चे चेंज हो गए हैं। तो जैसे बच्चे चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर की मेथोडोलॉजी, टीचर की टीचिंग स्किल्स, आपको स्कूल का इंफ्रा उस अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। तो केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया
और NEP लेके आए, NCF लेके आए, बहुत अच्छे बदलाव लेके आए। पैडागोजी में जिस प्रकार का एक बदलाव चाहिए था उसी के अनुरूप बदलाव लेके आए हैं। पर ये 2020 की जो NEP थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे लागू हो रही है एक अच्छे रुझान आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली जो बच्चे चीजें करते हैं, जैसे इंग्लिश पे बहुत ज्यादा पहले फोकस था, हिंदी पे कम फोकस था, पंजाबी पे कम फोकस था, संस्कृत पे बहुत कम फोकस था। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फाउंडेशनल क्लासेस है वहाँ हमें अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पे उसको साथ लेके चलना है। तो वो बच्चे के लिए एक हेल्पिंग हैंड है। मतलब अगर कोई पंजाबी फैमिली से बच्चा है तो अगर वो स्टार्टिंग में पंजाबी से रूबरू होके चलता है तो एक जो हमारी मातृभाषा है, एक मातृभाषा एक मजबूती की तरफ जाती है। क्योंकि अगर हम अपनी माँ को भूल गए तो देखिए हम आगे कैसे जीवन में बढ़ पाएंगे। तो सरकार का एक अच्छा कदम है कि एक अच्छा प्रयास है कि उन्होंने फाउंडेशन एज पे प्राइमरी जो क्लासेस है वहां पे हमारी मातृभाषाओं को लागू करने पे जोर दिया है और वो धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। और टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट लेके आई है। पैडागोजी पे काम कर रहे हैं, टीचिंग स्किल पे काम कर रहे हैं, टीचर्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम करना है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है। तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग CBSE करा रहा है, HBSE करा रहा है। तो ये मानिए धीरे धीरे चीजों पे बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है। बिल्कुल। बात करें दोस्तों आज के जो समय के हिसाब से, गांव की बात करें, शहर की बात करें, तो क्या लगता है बच्चों की शिक्षा में बड़ी कमी क्या नजर आती है आपको? छाबड़ा जी, आज के बच्चे देखिए बाय बर्थ परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं जो समझ पाया हूँ 7-8 सालों में, मैंने बड़ा ग्राउंड पे काम किया। सुबह मेरा जो टाइम रहता है 8 साढ़े 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं स्कूल ही रहता हूँ। तो मैंने बच्चों को बड़ा दिल से और बड़ा नजदीकी से समझा है। आजकल के बच्चे हर एक माता पिता के लिए बहुत बड़ा वरदान है, गिफ्ट है। एजुकेशन देखिए हर एक स्कूल में बहुत अच्छी चल रही है, हर एक स्कूल अपना अच्छा प्रयास कर रहा है। मेरा ये मानना है कि मतलब एक एज अ टीचर या एज अ फादर भी मैं मानूं, मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि हमें टीचर्स को और ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। समय समय पर अपने टीचर्स को अपडेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखिए एप्पल आईफोन की तरह हैं। वो बड़े फास्ट हैं। अगर उन्हें नोकिया 1100 जैसा फोन मिलेगा तो वो नोकिया 1100 जैसे हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर एप्पल की तरह वो स्टार्टिंग में अगर एप्पल फोन की तरह उन्हें डील किया जाएगा तो ये मान के चलो उनका जो माइंड सेट है, जो उनकी क्रिएटिव माइंड, एक क्रिएटिव कैपेसिटी है, एक उनकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो सेम टू सेम एप्पल आईफोन आईओ जैसी हो जाएगी। और बच्चों को हम देखो बेसिक चीजें हैं, बच्चों का जो एक आधारभूत मतलब एक आधार है, जो एक हम कहते हैं ढांचा है, वो वहीं से हमें मजबूती देने की जरूरत है। बाद में हम जितना मर्जी वजन डाल सकते हैं बच्चे पे, जब उसका बेस स्ट्रांग होगा, बच्चा जब प्रैक्टिकली चीजों को गो थ्रू करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो फिर हम जितना मर्जी वजन डाल ले वो वजन सहने के बच्चा काबिल हो जाएगा। तो जेई नीट की जो आपने बात की, वो देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्लास 5-6 से हमने साइंस को, मैथ को तवज्जो देनी शुरू कर देनी चाहिए। इंग्लिश तो देखो आज के दिन क्लास जो फर्स्ट है वहीं से इम्प्लीमेंट हो रही है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्लास फर्स्ट से ही स्पोकन टीचर, स्पोकन ट्रेनर है, हर एक स्कूल में है। तो मेरा जो मतलब पर्सनली मानना है कि जो आने वाला टाइम है 10th के बाद, 12th के बाद, वो मैथ और साइंस का है। हर एक पेरेंट्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के मैथ और साइंस पे पूरा फोकस करें और वो फाउंडेशनल स्टेज पे, शुरुआती एज में ही इन चीजों पे फोकस करें, पैडागोजी पे काम करें, मैथ और साइंस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलें, ना कि क्रैमिंग पे चलें, रॉड लर्निंग पे चलें। ताकि जब बच्चा 10th के एंड में आता है ना, मिड ऑफ द 10th आता है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने मेडिकल जाना है, नॉन मेडिकल जाना है, कॉमर्स जाना है, कहाँ जाना है, उससे मतलब खुद से डिसाइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि वो बच्चों का कोई डिसीजन ले पाए। लेकिन उसके लिए एक अच्छे एडुकेटर, अच्छे टीचर की जरूरत है कि उनको जो सही रास्ता दिखा पाए। छाबड़ा जी, मेरा जो मानना है पर्सनली तौर पे, जो हमारे वाली पीढ़ी है, आपकी या मेरे वाली पीढ़ी है, देखो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, माता पिता ने अच्छा ज्ञान दिया, स्कूलों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को पता है। बट थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूँ कि घरों में माहौल नहीं होता है, ओरा नहीं होता है। जो फादर्स होते हैं वो कमाने के लिए मतलब दिन रात लगे रहते हैं, जो मदर्स हैं घरों के कामों में
मतलब व्यस्त रहती हैं। जी तो उसमें अगर उस सिनेरियो में मैं बात करूं तो एक स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में। एक जो बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कहते हैं वो स्कूल के ऊपर बहुत निर्भर है। मैं आमतौर पे ना पेरेंट्स को भी कहता हूँ और जब टीचर्स भी मैं मतलब मिलता हूँ तो मेरी यही बात रहती है कि हमें पेरेंट आके ना बोले कि मेरे बच्चे में ये दिक्कत है। बिल्कुल। जब बच्चा हमारे पास 6 घंटे रह रहा है तो हमें एग्जामिन करना है, हमें एवेल्युएट करना बच्चे को कि बच्चे की जो बेसिक चीजें हैं वो कहाँ कमजोर है और उन बेसिक चीजों को अप करने के लिए हमें किस प्रकार की टेक्निक की जरूरत है, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी की जरूरत है, किस प्रकार के प्रयोग करने हैं बच्चे पे। बच्चे अगर वो 20% पे बैठा है तो हमें उसे ग्राउंड पे जाके ग्रास रूट पे जाके टीचर को भी उतरना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जैसे आमतौर पे हर एक स्कूल में मानो 25-30 बच्चों की क्लास है। जी जी। तो वहां क्या दिक्कत आ रही है, चाहे मैं भी हूँ, है ना, एज ए स्कूल मैनेजमेंट, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या टीचर्स, हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि हमारा काम है सिलेबस को डिलीवर करना, सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा मेन काम है। पर मैं ये मानता हूँ देखो सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा एक ड्यूटी नहीं बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की। अगर बच्चा 20, 30, 40, 50% पे है, कहीं भी है, हमें उसी के पास जाके बैठना है, उसको समझना है, उसके इमोशन को समझना है, वो बच्चा सोच क्या रहा है। जब तक वो बच्चा क्लास में बैठकर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है, आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, ये मान के चलो वो बच्चा मैथ साइंस में बहुत अच्छा नहीं होगा। तो वो लेवल बनाने के लिए बच्चे के माइंड को रीड करना पड़ेगा, हमें पेरेंट के साथ टच रहना पड़ेगा, कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। बच्चे को क्लास के दौरान व्हाइट बोर्ड, टीचर और बच्चा, इन तीनों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी मैथ और साइंस के टॉपिक या एक्सरसाइजेस कराते हैं तो उन बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रहनी बहुत जरूरी है और टीचर को एवेल्युएट करना पड़ेगा क्लास शुरू करने से पहले कि बच्चा जिस लेवल पे है मैंने उस लेवल से उठाना है और वो अगर 30, 40, 50 है तो उसे 90, 100 तक कैसे लेके जाना है। वो सारी की सारी एक स्ट्रेटजीज जो होती है, टेक्निक्स होती हैं, वो बच्चे टीचर्स को लिखनी पड़ेगी और उस पर 365 डेज काम करना पड़ेगा। कुमार साहब, क्या लगता है जो गांव के बच्चे शहर के बच्चों के मुकाबले आगे बढ़ने के अवसर कम पाते हैं? और दूसरी बात अगर करें तो क्या लगता है किताबी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा कितने की जरूरी है बच्चों के लिए? छाबड़ा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या जो शहरी अंचल के बच्चे हैं उनमें क्या अंतर है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आज के टाइम में। परमपिता परमात्मा ने जो ये कुदरत बनाई है, इस कुदरत में कोई ताकत ही ऐसी डाली है कि जो बच्चा ना जन्म ले रहा है वो जन्म से ही बच्चा बहुत एक अच्छा दिमाग, पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट लेके जन्म ले रहा है। मैं भी ये पहले समझता था स्कूल में आने से पहले कि एक ग्रामीण और शहरी जो बच्चा है ना उसमें काफी अंतर रहता है, क्योंकि शहरों के अंदर एक क्या है कि मदर्स टाइम दे देती हैं, फादर भी टाइम देते हैं। गांव में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि छोटा किसान है, मजदूर है, तो वहां क्या खेती के काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पेरेंट्स व्यस्त रहता है। तो इस वजह से मुझे लगता था कि टाइम नहीं देते, पर मेरा ये परसेप्शन टूटा है। वास्तव में बताऊं, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंडसेट हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, एंथुसिज्म से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। हमें एक्चुअली सारे का सारा जो एक रोल है ना वो टीचर का और स्कूल का रह गया, जो मैं समझ पाया 7-8 साल में, कि अगर टीचर और स्कूल एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ बच्चे के पास जाके बैठ जाते हैं ना, बच्चा जहां बैठा है, और हम टाइमली पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं और बच्चे के माइंडसेट को अप करने के लिए मतलब समय समय पर मतलब जो बच्चा चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करें। क्योंकि देखो एनईपी भी कह रही है, सीबीएसई भी कह रहा है, मतलब जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाएं हैं सब यही कहती हैं कि अब हमें कोई स्कूल है चाहे टीचर है, हमारे लिए स्टूडेंट प्रायर है, जो प्रायोरिटी पे स्टूडेंट है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है ना स्टूडेंट होना चाहिए, हुक एंड क्रुक, तो जैसे जो मर्जी तरीका अपनाना पड़े, हमें पेडागोजी को, टीचिंग स्किल को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को अप करना है। हमें बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे की माइंडसेट को रीड करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी पेडागोजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि बच्चा जो है उसी अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। जी बिल्कुल। कंवर साहब, आप बच्चों के टैलेंट को स्कूल में किस तरह पहचानते और निखारते किस तरह?
छाबड़ा जी, हर एक बच्चा ना देखिए माँ की कोख से जन्म लेता है ना, तो जी। परमात्मा उसे इस प्रकार का टैलेंट देके भेजता है। ये कुदरत है, ये बड़ी विशाल का एक कुदरत है, इसको कोई नहीं समझ पाया। जी। कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल। बहुत एक बड़ा रहस्य है। जी। तो मैं एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, तो मैं जितना समझ पाया हूँ, बहुत सारी चीजें परमात्मा ने बच्चों को देके भेजी है। बच्चा जब क्लास में बैठता है ना, अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो बातों ही बातों में चीजों को ब्रीफ कर देता है। बिल्कुल। एज अ टीचर, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इन चीजों पे अगर फोकस नहीं करोगे आने वाले टाइम में, अगर क्लास में टीचर, कोई भी टीचर बच्चों के टैलेंट को भाप नहीं पाएगा, बच्चों के जो एक नॉलेज है उसे रीड नहीं कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये मान के चलो क्लास में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलता फिरता बच्चा मॉर्निंग असेंबली में ड्यूरिंग क्लास टाइम बच्चा अपनी जो स्पेशलाइजेशन है ना वो दिखाता है अपने जेस्चर एंड पोस्चर से कि मेरे में क्या स्पेशलाइजेशन है। तो एज अ टीचर, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, हमें ये चलते फिरते ना चीजों को ऑब्जर्व करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उस बच्चे को उसी अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज लगानी है जी। उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उसे एंगेज रखना है कि बच्चा इतना एंगेज हो जाए कि वो पॉजिटिव माइंडसेट एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाए, और जहां जहां उसकी एजुकेशन या एकेडमिक वाइज कमियां हैं, उन कमियों को हम उसी के अकॉर्डिंग, उसे पता ना चले, जैसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि उसे पता ना चले, बातों बातों में, एक्टिविटीज में वो उसकी चीजें दुरुस्त हो जाएं। तो ये जमाना ऐसा है, देखो आने वाले टाइम में हमें जैसे स्मार्ट स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं, वैसे स्मार्ट टीचर भी रखने पड़ेंगे, स्मार्ट टीचर बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। कंवर साहब, आपके हिसाब से एक अच्छे स्कूल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अच्छा स्टाफ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और या अच्छा मैनेजमेंट? छाबड़ा, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक अपने आप में कड़ी है। जैसे समाज में हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बिना सामाजिक कोई भी इंसान बिल्कुल अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसी प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, ये एक कड़ी है एक्चुअली में। ये अगर एक कड़ी आपस में जुड़ती नहीं है ना, तो ये मान के चलो उसका जो एक गलत प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर पड़ना है। एक टीचर का स्कूल मैनेजमेंट के साथ, और हम अगर लूप में जाएं, घेरे में जाएं, तो पेरेंट के साथ, इन तीनों का आपसी रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक स्कूल मैनेजमेंट की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जब टीचर को हायर करता है उसे फुल ईयर वो अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से अपने टीचर को वेल ट्रेन करे, उसे ट्रेनिंग दे। डे 1 पे डायरेक्ट क्लासरूम में ना भेजा जाए, क्योंकि देखो आपके पास लोगों की पीढ़ियां हैं, रोल नंबर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास वो बच्चा नंबर नहीं है स्कूल का कि वो 700 या 800 या 1000 बच्चा है। वो अपने माता पिता के लिए सब कुछ है। वो 3 पीढ़ियों के ऊपर एक बच्चा 3 पीढ़ियों को संभालने वाला शख्स है। तो आपको पीढ़ी तैयार करनी है। पीढ़ी तैयार करने में आपको बहुत बारीकियों के साथ जो छोटी छोटी चीजें उन पे ध्यान करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बच्चे के माइंडसेट से लेके, बच्चे की शौक से लेके, बच्चों की लर्निंग स्किल को लेके हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें डेली रोजाना में किस चीज पे काम करना है, और एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें डेली काम करना पड़ेगा। तो आपके मार्फत से मैं पेरेंट्स को या समाज को यही कहना चाहूंगा कि एक पेरेंट का स्कूल मैनेजमेंट के साथ और टीचर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, ताकि हम, क्योंकि पेरेंट्स का भी जो एक विजन है वो अपने स्टूडेंट की प्रगति है, तो सेम विजन स्कूल का और टीचर का है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के नवाब बने। और जब तीनों का विजन एक है तो तीनों की सोच एक होनी चाहिए, तीनों की डिस्कशन सेम होनी चाहिए। हम डिस्कशन करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो तीनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। कंवर साहब, आपके हिसाब से आज के समय में एक अच्छे अध्यापक का किरदार कैसा होना चाहिए समाज में, स्कूल में? और जैसा हम लगातार सुनते हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में हम देखते हैं खबरें, लगातार ऐसी खबरें भी आती हैं, तो आपके हिसाब से कैसा किरदार जो एक अध्यापक का होना? छाबड़ा जी, सबसे इम्पोर्टेंट देखो माहौल है, ओरा है। एक बहुत अच्छी ना कहावत है, अगर बैठोगे अग्नि के पास जाकर तो उठोगे कपड़े जलाकर। बिल्कुल। अगर बैठोगे फूलों के पास जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। तो एक टीचर के लिए उसका आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है जी। सबसे इम्पोर्टेंट
अगर बात हम करें, हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा एक ही बात पे बल दिया है, कैरेक्टर पे, चरित्र पे। जी। एक टीचर को कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका जो ओरा है, उसकी दोस्त है, वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होने चाहिए। जब टीचर और टीचर मिलते हैं या स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है, तो जो डिस्कशन है ना, वो एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए, बच्चों की वेलफेयर का डिस्कशन होना चाहिए, टीचर्स की वेलफेयर का डिस्कशन होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब टीचर घर से स्कूल आता है, वो स्कूल बस है, चाहे वो फ्री लेक्चर में स्टाफ रूम में बैठा है, वहां उसका विजन है ना, या जो आसपास के जो टीचर्स हैं, जो ऑरा है, वो सारे का सारा एकेडमिक होना चाहिए। हमें एक अच्छी सोच वाला बच्चा होना चाहिए। हमारे लिए स्कूल में आता एक एक बच्चा हमारा बेटा और बेटी है। हमारी जो बहनें स्कूल में आ रही है, टीचर्स, वो हमारी बहन ही है सारी। जो भाई आ रहे हैं, जो जेंट्स आ रहे हैं, वो भाई हैं। तो इस माइंडसेट के साथ टीचर को अपने किरदार में ये असूल बनाने चाहिए। जब हम घर पे भी हैं, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए ना इंस्पिरेशन है, आइडियल है, आदर्श है बच्चों के लिए। बच्चा ना हमें देख के कॉपी करता है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स आती है कि सर बच्चे से बात कीजिए, बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने ये चीज करनी क्योंकि मेरे टीचर ने क्लास में की, है ना। मतलब पेरेंट्स घर समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल पूरा दिन आती रहती है कि सर आप समझाइए। तो मतलब वो चीज ना माइंड में एक हिट करती है कि वाकई में बच्चे टीचर्स को कॉपी करते हैं। तो जब एज अ टीचर, मतलब घर से लेकर स्कूल तक का जो सफर है, वो बड़ा सुंदर एक शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। सबसे पहले आपसी चर्चा बड़ी सुंदर होनी चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट को लेके होनी चाहिए। जब क्लास में अगर दो टीचर, पहली बात तो दो टीचर क्लास में इकट्ठे होने नहीं चाहिए। अगर किसी काम को लेके हुए तो उनका जो एक आपसी डिस्कशन है, आपसी चर्चा है, वो बड़ी एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए, बड़े सुंदर शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, ताकि आपको बच्चे जब सुन रहे हैं सामने, तो बच्चे वही शब्दों का उच्चारण अपने जीवन में कर पाए। जब आप क्लासरूम में, तो ये मान के चलो आप एक देवता के रूप में आप बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, है ना। तो आपके शब्दों के उच्चारण से, आपके टीचिंग स्किल से बच्चों ने आगे बढ़ना है। तो जो चीज आप देखो, अगर अग्नि की तरह हम तपश देंगे तो बच्चे जलेंगे उसमें, अगर हम फूलों की तरह खुशबू देंगे तो बच्चे खुशबू देंगे। बिल्कुल साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्या लगता है मोबाइल, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी बच्चों की स्टडी को कितना है कि जो प्रभावित करे? अच्छा, बड़ी दो चीजें हैं, दो पहलू हर एक चीज के। मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पहलू हैं। देखो मेरा जो मानना है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है। ये हमारा ना स्पॉटिव हैंड है कि अगर हम किसी चीज को फाइंड आउट पहले करना चाहते थे तो हमें 2-3 दिन लग जाते थे। अब मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगते होंगे किसी चीज को फाइंड आउट करने में। तो अगर हम सोशल मीडिया को अगर स्पॉटिव हैंड माने ना, एक टूल माने कि हमारा एक स्पॉटिव हैंड है, अगर हमें सिर्फ इससे मदद लेके चीजों को बहुत कम समय में बच्चों के सामने पेश करना है, और बच्चों को वो चीजें बहुत कम समय में हम देकर बच्चों का टाइम बचाकर उसी टाइम को हम रिवीजन में लगा सकते हैं। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू, अगर हम फुल डे खुद एज अ टीचर या स्टूडेंट अगर 3 से 4 घंटे स्पेंड करता है सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, तो ये मान के चलो इसमें बहुत सारी ऐसी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारे दिमाग को सुन कर देती हैं। जो ये मैंने प्रैक्टिकली भी खुद भी फील किया कई बार। तो जब हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ये मान के चलिए जो एजुकेशन पे, शिक्षा पे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है। तो मेरा ये मानना है कि इसको अगर टूल की तरह इस्तेमाल करें, स्पॉटिव हैंड की तरह इस्तेमाल करें, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर हम इसे आदत में शुमार कर लें और इसकी आदत लगा लें, तो ये देखो, ये आदत चिट्टे से, शराब से भी बुरी है ना। ये मतलब ये आपका जीवन भी नष्ट कर सकती है, और एक अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल करें तो जीवन को बना भी सकती है। बिल्कुल कंबोज साहब, आप पिछले 7-8 सालों से इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक एजुकेशन दे रहे हैं। आपको क्या महसूस हुआ कि जो विलेजर पेरेंट्स हैं और सिटी के पेरेंट्स को क्या मुकाबला समझते हैं, जो ग्रामीण पेरेंट्स जो इनको समझाना कितना मुश्किल है? सर, इंसान अपने आप में महान है। परमात्मा ने हर एक इंसान को जब इस दुनिया में भेजा तो उसकी कर्म बना के भेजा, उसकी ड्यूटी लगा के भेजी। हर एक माता पिता अपने बच्चे का अच्छा सोचता है जी, और अच्छा सोचने की कोशिश भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है। 7 साल में मुझे याद है जी, हम देखो एक धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है। मतलब 7 साल, 8वां साल स्टार्ट हो गया,
मेरा जीवन का अनुभव है कि इन 7-8 सालों में मुझे एक सिंगल पेरेंट्स ऐसा नहीं मिला जो लड़के गया हो, जो झगड़ के गया हो, जी जो नाराज होके गया हो। परमिता परमात्मा की इतनी रहमत है, जी कृपा है, जो मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी बनती है एज अ गाइड, बिल्कुल। एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने अपनी उस ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से 100% निभाने की कोशिश की, बिल्कुल। अपना बच्चा समझकर। जी जी और कोई भी भाई बहन पेरेंट के रूप में आता है तो उसे एक पिता की तरह, एक माता की तरह उसका दर्द महसूस किया है कि बिल्कुल। एक माता पिता का दर्द क्या होता है। जी ये अपने बच्चे की भविष्य को लेके जो चिंतित है, तो उस चिंता को हमने कैसे रिजल्ट में चेंज करना है। बिल्कुल। तो जब हम ये भावना के साथ काम करते हैं ना जी, एक अच्छी सोच के साथ, जी एक नेक और पाक पवित्र सोच के साथ, जब आप एक दूसरे को समझते हैं जी और एक माता पिता की तरह सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी टीचर इस दुनिया में, मैं समझता हूँ कि अपने बच्चे का बुरा नहीं करना चाहता। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर है, बिल्कुल। मतलब कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा मरीज ना बचे, जी है ना। हर एक डॉक्टर की यही दुआ होती है कि मेरा मरीज बचकर जाए और मेरे हाथों से एक पुण्य का काम हो। सेम टीचर के साथ है, जी बस थोड़ा बहुत माहौल का फर्क होता है। कई बार कोई गलत माहौल में फंस जाता है, बिल्कुल। आसपास इस प्रकार का माहौल होता है, तो बच्चे कई बार, मतलब टीचर भी देखो बच्चे ही हैं, जी जी छोटी एज में जो टीचर्स बन गए हैं, बिल्कुल। तो उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है, उन्हें माहौल बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। उन्हें आप माहौल दो, ट्रेन करो, बच्चे बदलते हैं अपने आप को। बिल्कुल कंबोज साहब, काफ़ी पेरेंट्स की शिकायत भी रहती है, कहीं ना कहीं उनमें इस चीज़ का महसूस भी होता है उनको कि जो प्राइवेट स्कूल हैं सिर्फ और सिर्फ जो फीस वसूली का एक अड्डा बनकर रह गए, कहीं ना कहीं बिजनेस बनकर रह गया, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है। छाबड़ा जी, वही बात है, हर एक बात के दो पहलू हैं। एक इंसान सबके लिए अच्छा नहीं है, एक बिल्कुल। इंसान सबके लिए बुरा नहीं है ना। हमारे पीर पैगंबर ऋषि मुनि इस दुनिया में आए हैं, वो सबके लिए अच्छे नहीं है, सबके जी लिए बुरे जी नहीं है। बिल्कुल। सारे एक ही गुरु को नहीं मानते हैं, है ना। जी हर एक 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, तो हर एक इंसान अलग अलग देवी देवता को मान रहा है। इसी प्रकार से कई बार स्कूल वाला गलत नहीं होता, बट शब्द नहीं होते हैं समझाने के लिए। और कई बार एज अ पेरेंट हम मतलब कुछ और माइंडसेट के साथ आते हैं स्कूल में, सामने से वो शब्द नहीं मिल पाते हैं, वो आपको डीलिंग नहीं मिल पाती है, तो वो जो एक कहते हैं हम आपस में एक विचार नहीं मिल पाते हैं, तो वो विचार ना मिलना फिर मतभेद और मनभेद बन जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के भी बहुत सारे खर्चे हैं जो मैंने महसूस किए हैं। अगर एक अच्छी फैकल्टी आपको हायर करनी है, एक अच्छे टीचर्स लाने हैं, तो आपको उनको एक अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड जो टीचर्स आ रहे हैं, जी तो उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको सैलरी पे देनी पड़ेगी, तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो खर्चे हैं, बसेस के खर्चे हैं, इंफ्रा के खर्चे हैं। पर ये कि हर एक स्कूल को पता होता है कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं किस ग्रामीण अंचल में बैठा हूँ, मैं शहरी अंचल में बैठा हूँ। तो अगर मैं मिडिल क्लास में बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी फीस 2000 महीना होनी चाहिए, है ना। तो ये हर एक पेरेंट मतलब एक अफोर्ड करता है, एक उसकी हिम्मत है पढ़ाने की। तो मतलब कई बार मैं भी ये समझता हूँ, कई बार कोई पेरेंट नाराज होके आया या कई बार दिमाग गर्मी है, तो 10 मिनट बैठ के बात कर लो, है ना। चीजों को गो थ्रू कर लो, आप चीजों बच्चों को, पेरेंट्स को समझाओ। पेरेंट्स समझते हैं ऐसी बात नहीं, क्योंकि हर एक पेरेंट कोई बिजनेस में है, छोटे बिजनेस में, कोई किसान है, तो हर एक पेरेंट्स ही समाज में डीलिंग उसकी है, तो उसे पता रहता है कि स्कूल वाला जो बैठा है उसके भी खर्चे हैं, वो उसकी सैलरीज हैं, हमारे बच्चों को एक अच्छा इंफ्रा दे रही है, एक अच्छी एजुकेशन दे रही है। बस बात है कि पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, उसकी जो सोच है उसकी सोच तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। रंजीत कंबोज को अगर एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या बड़े बदलाव जो शिक्षा जगत में लाने वाले हैं? शाबा जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। देखो, शिक्षा मंत्री हमारे जो प्रदेश के हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, डांडा साहब। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं अच्छे कार्यकाल के लिए। वो जो उनका कार्यकाल रह गया है उस कार्यकाल के लिए वो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं, ताकि हमारे जो एक अंत्योदय आखिरी पंक्ति में जो खड़ा बच्चा है उस तक भी उस पॉलिसीज का लाभ मिले। तो मैं एक अच्छा नागरिक होकर, एक टीचर होने के नाते, मेरी जो भी राय रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम देने के लिए सदैव तैयार है। तो मेरा यही मकसद है कि जो एक एजुकेशन का इंफ्रा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें सुधार आना चाहिए जी। क्योंकि देखिए, एक दुर्भाग्य है देश का कि एक शिक्षा और
एक इलाज स्वास्थ्य बिल्कुल ये कम रेटों पे या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए, क्योंकि बाहर की यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत सारे जो एक ऐसे देश हैं जो अपने समाज में अपने देश के नागरिकों को इस प्रकार की सुविधाएं बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दे रही है। तो प्राइवेट स्कूल्स, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी आना चाहते हैं, जी जिस प्रकार से इन्होंने चिराग योजना निकाली, 134 से निकाला था, आरटी एक्ट बिल्कुल निकाला बिल्कुल था, इस प्रकार से अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी आना चाहता है जी तो प्राइवेट स्कूल के कोटे बढ़ा दिए जाए, ताकि हर एक बच्चा एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर कर बिल्कुल जीवन में अपने सपनों को पंख लगा पाए। मेरा जी यही एक आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है। रंजीत कंबोज बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, शरारती या टॉपर या मेरे जैसे दीवारें फांद कर भागने वाले? मेरे मम्मी पापा के कहने के मुताबिक तो मैं मतलब सिंपल सा बच्चा था, बिल्कुल ज़्यादा शरारती नहीं था। और जैसे जैसे छाबड़ा जी उम्र बढ़ती है उस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आते हैं बिल्कुल उम्र के हिसाब से, है ना? तो शरारतें भी रही हैं, पर इस प्रकार की शरारतें नहीं रही, क्योंकि मेरा शुरू से जो एक जीवन है वो इंस्पायर्ड रहा है। जी जी मेरा परिवार डेरा सच्चा सौदा का फॉलोअर रहा है जी 1948 से लेके शामस्ताना जी महाराज जी के टाइम से। डेरा बाबा भूमन शाह जी के हम फॉलोअर रहे। तो जन्म से जब मैं 5 साल का था तो नामकरण ले लिया था महाराज जी जी से। जी तो उनके जो सत्संग में शिक्षाएं हैं वो शुरू से हमने ये सीखा है कि अ, बड़ों का सम्मान और छोटों को बिल्कुल इज्जत दीजिए। जी जी तो बहुत ज्यादा नोटी नहीं रहा हूँ अपने स्कूली जीवन में, बहुत ज्यादा शरारती भी नहीं रहा हूँ। बिल्कुल एक जो आम परिवार से बच्चे निकलते हैं उस प्रकार से, क्योंकि हर सप्ताह हमारा सेवा पे जाना होता था जी डेरे में। बिल्कुल तो जब आप डिस्चार्ज होते थे तो आप वहाँ चार्ज होके वापस आ जाते। बिल्कुल तो बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा के जो पूजने गुरु जी हैं, डेरा बाबा भूमन शाह के जो हमारे गुरु जी हैं, उनसे जीवन बहुत इंस्पायर्ड रहा है। जी जी बिल्कुल तो ये एक जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके बलबूते आज इस मुकाम तक पहुंचे कि हम समाज में एक शिक्षा रूपी जो अ, लो है उसे जी जलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंसिपल बनने के बाद बच्चों से जुड़ा कोई मजेदार किस्सा? जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है शारदा जी। एक राजनेता के तौर पे जीवन कुछ और पहलुओं के हिसाब से चल रहा था। बिल्कुल जब एजुकेशन में आए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक इंसानियत की कदर पता चली। एक ये पता चला कि जब बच्चा शुरू में आता है क्लास में, स्कूल में 3 साल का बच्चा, तो जैसे उम्र के हिसाब से बढ़ता है, उसके जीवन में किस प्रकार से आदतों का बदलाव आता है। एक ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ बिल्कुल कि आपके पास 700, 800, 900 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल वो अपने परिवार के लिए सब कुछ है। अपने बिल्कुल परिवार के लिए वो दिल का टुकड़ा है, जी जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो स्कूल एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ अ टीचर एक ज़िम्मेदारी का बहुत बड़ा एहसास हुआ है। जी एक जवाबदेही तय हुई है कि आपको एक बच्चे की ज़िम्मेदारी मिली है, 3 साल का बच्चा है, तो जब वो आपके पास 12वीं कक्षा पास करके निकलेगा, जी तो वो जो बीच वाला दौर है, उसमें आपकी जवाबदेही तय होनी है कि बच्चा आपके पास एक सफ़ेद कागज़ की तरह आया जी और जब वो निकलेगा पास होकर, तो अपने जीवन के संघर्ष को लड़ने के काबिल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो जो वो बीच का दौर है, उसमें ज़िम्मेदारी और जवाबदेही जी दोनों चीज़ों का एहसास हुआ। ज़िम्मेदारी भी बढ़ी, जवाबदेही भी बढ़ी। बिल्कुल तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कंबोज जी, आपने भी बचपन जिया, उस बचपन का और आज के बचपन में क्या फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। हमारे टाइम में हमने स्कूल पैदल चल के जाया करते थे। जी स्कूलों में डेस्क की भी बहुत बड़ी कमी थी, होते नहीं थे। 8, 9, 10 में आके डेस्क आए हैं। बिल्कुल डिजिटलाइज़ेशन नहीं था, जी है ना? मोबाइल नहीं थे, तो हर एक चीज़ मैनुअल थी। बिल्कुल ज़िंदगी की जो रफ़्तार थी वो स्लो थी। जी अब रफ़्तार बहुत बढ़ चुकी है। अब तो देखो बच्चा 1 डेढ़ साल का है तो मोबाइल से खेल रहा बिल्कुल है ना? क्लास में नर्सरी क्लास से ही आपका जो एलईडी पैनल्स हैं, बिल्कुल डिजिटल पैनल्स हैं, वो जी आपके नर्सरी क्लास में ही आपको रखने पड़ बिल्कुल रहे हैं। तो सीखने का दौर बढ़ा है, वो तो बदला है। सिखाने का दौर बदला है। बिल्कुल हर एक पहलू में बदलाव है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, स्टाफ सदस्यों के लिए आपका 2 लाइनों में संदेश? छाबड़ा जी, सबसे इम्पोर्टेंट आपके चैनल के मार्फत मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई-बहन इस चैनल को सुन रहे हैं,
मेरा एक छोटा सा अनुभव है कि अपने बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश ये जी। 3 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करवाइए। जी। बच्चे इन 3 सब्जेक्ट को एंटरटेन करें, मनोरंजन बिल्कुल, करें। बिल्कुल। किताबों के साथ बच्चों को प्यार हो। जी। जब बच्चा छठी कक्षा से मैथ, साइंस और इंग्लिश पे फोकस करता है, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल, आपका जी। वार्तालाप को बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डालता है सामने बिल्कुल, वाले पे। बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। जी। मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 6 में हम बेसिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जेई नीट पे हम फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग बिल्कुल। बच्चे को शेप देनी स्टार्ट कर दें, जी। उसी प्रकार से स्कूल में टीचिंग जो स्किल्स हैं बच्चों को डिलीवर होने स्टार्ट हो जाए, 1 to 1 स्टूडेंट के ऊपर मैथ साइंस पे काम होना स्टार्ट हो जाए, जी। पेरेंट मैथ साइंस को लेके थोड़े से सीरियस हो जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है 10th के मिड या 10th के एंड तक बच्चा अपनी स्ट्रीम को खुद से फाइनलाइज कर लेता है बिल्कुल। कि मुझे 11th में मेडिकल पे जाना है, जी। नॉन मेडिकल पे जाना है, कॉमर्स पे जाना है, आर्ट्स पे जाना है। अगर पेरेंट को बताना पड़े कि बेटा 11th में मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या किसी दोस्त को देखकर जी। बच्चा स्ट्रीम फाइनल करे, या पड़ोसी के या रिश्तेदार के बच्चे को देखकर माता पिता बच्चे को प्रेशराइज करे कि बेटा ये स्ट्रीम ले ले, मुझे ये लगता है कि बच्चे के साथ अन्याय है, बेईमानी है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय जो है छाबड़ा जी, बच्चे को कक्षा 6 से अब तैयार करना शुरू कर दो। बच्चे को क्रिएटिव माइंडसेट, बिल्कुल, क्रिटिकल माइंडसेट, डीप थिंकर, क्रिटिकल थिंकर बनाना स्टार्ट कर दो। मैथ और साइंस पढ़कर मैं दावे से कह सकता हूँ बच्चा समाज की, परिवार की, देश की सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। जब तक देश में अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट बिल्कुल पैदा नहीं होंगे, एक अच्छे टीचर पैदा नहीं होंगे, तो अगर बच्चा देखो मैथ साइंस बहुत अच्छे तरीके से मैथ साइंस को कक्षा 6 से तैयारी करनी शुरू कर देता है, तो वो एक हम ये मानते हैं एक स्कूल, एक पेरेंट समाज को, देश को एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे एडुकेटर दे सकता है। और जिस देश में साइंटिस्ट बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर निकलते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स निकलते हैं, ये मान के चलो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरा आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत पूरे पेरेंट्स को, अभिभावकगण को यही संदेश है कि बच्चों को कक्षा 6 से मैथ साइंस पे पूरा फोकस कराएं, ताकि हम आने वाले टाइम में देश को अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टीचर्स दे पाए और देश तरक्की कर पाए। जैसा आपने 3 सब्जेक्ट गिनवाए, इंग्लिश, मैथ और साइंस जी, सबसे ज्यादा डर ही बच्चों को इन्हीं 3 सब्जेक्ट से। छाबड़ा जी, सबसे अहम बात है कि हम बच्चे की ना माइंडसेट तक पहुंच नहीं पाते हैं। बच्चा जब कक्षा केजी या फर्स्ट क्रॉस करके आता है तो क्या है कि एक फोबिया बना दिया जाता है बच्चे के सामने, और हम अपना जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, अपने जो जीवन की उम्मीदें हैं बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। लादने के साथ साथ ना अगर बच्चे के कैलिबर को स्किल किया जाए, निखारा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ और साइंस ना दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। अगर देखो बच्चे को माहौल देना है, आप मैथ और साइंस के लिए स्कूल में एज अ टीचर, एज अ स्कूल मैनेजमेंट, मैथ और साइंस के लिए आप खुद क्लास में जाइए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के माइंडसेट को रीड कीजिए, और जो एक सब्जेक्ट टीचर है उसके साथ बैठकर स्ट्रेटजीज बनाइए कि ये बच्चा यहाँ पे बैठा, हमें इसको यहाँ से उठाना है। और मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट ना हमें बोले कि मेरा बच्चा मैथ में, साइंस में वीक है। आप एज अ टीचर, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर पेरेंट को वीकली या मंथली बुलाएं और उन्हें गाइड करें कि इस बच्चे को इतनी सिटिंग की नीड है और हम ये होमवर्क दे रहे हैं, बस आपने करना कुछ नहीं है, पास बैठ के वो क्वेश्चन चेक कर लेने कि बच्चा खुद से कर रहा है या चैट जीपीटी की मदद ले रहा है या जेमिनी की मदद ले रहा है या किसी बच्चे के से फोटो मंगवाकर वो कर रहा है। क्योंकि मैथ साइंस क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसे बच्चे को प्रैक्टिस हाथ से करनी पड़ेगी। माइंड को जो ना क्रिटिकल माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जब तक वो हाथ से सॉल्व नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा, स्टेप स्किप नहीं करेगा और टीचर से समझेगा नहीं, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरी कहाँ गलती है। तो जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस कर लेगा, जितनी ज्यादा टीचर की ऑब्जर्वेशन में रहेगा, जितनी ज्यादा क्वेरीज लेके आएगा, जितनी ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम्स लेके आएगा और टीचर सामने से उन चीजों का सॉल्यूशन देगा, तो ये मानो कि बच्चा बहुत जल्दी इन सब्जेक्ट को एंटरटेन करने लग जाता है, इंटरेस्ट बना लेता है। बस शर्त एक है कि बच्चा जहां बैठा है, जहां उसका माइंडसेट, टीचर को, स्कूल को वहां जाके बैठना पड़ेगा और वहीं से उसको समझकर उठा के लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
हम बिल्कुल दोस्तों, जैसा आपने सुना किस तरह आज हमारे साथ जो द डैफोडिल स्कूल के प्रिंसिपल मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कंबोज जी साहब थे। सो बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छा इन्होंने जो ज्ञान दिया, किस तरह एक बच्चा अपना जो भविष्य बना सकता है, अपने लिए नया रास्ता चुन सकता है, अपने आगे के लिए किस तरह बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए। सो बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी पसंद आएगी। अभिभावकों के लिए बहुत सी ऐसी बातें थी जो अभिभावकों को आज समझनी चाहिए और समझने की ज़रूरत है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस अभिभावक तक, उस बच्चे तक, उस टीचर तक पहुंच पाए कि हमारे बच्चे एक अपना नया रास्ता चुन सकें, अपना जो ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकें। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया, शुक्रिया कमर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।